ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। अजय जी हमारे क्लब में शुरू से आते हैं, मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर हैं। ये जो हमारी किताब है रेसिपी की, इसमें इनकी एडवर्टीजमेंट भी है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इनका टेलीफोन नंबर पूछते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप हमारी किताब देखिएगा, उसमें उनकी एडवर्टीजमेंट है। ये हमारे क्लब को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। समय बहुत कम रह गया, हम एक सेशन एक बार और रखेंगे। आज मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसाइज वे में 3:05 तक, मेरे ख्याल है, या 7 मिनट तक कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर हमें चाय शुरू करनी होती है। जी धन्यवाद सब्बरवाल जी, आपने मेरा परिचय दिया। मैं इस क्लब का सदस्य हूं, मेरा परिचय केवल यही है। और आप सब बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर रहे, यही आग्रह है और यही पुनराग्रह है। आज का विषय सब्बरवाल जी ने जैसे मुझसे कहा, फैमिली लॉ इन कनाडा। वी ऑल आर अ फैमिली वन वे। हम समस्त परिवार को, समस्त लोगों को अपना परिवार समझते हैं, लेकिन जब लीगल लैंग्वेज में फैमिली की बात आती है तो बहुत कुछ भाषा और बहुत कुछ अंग्रेजी के शब्द बदल जाते हैं। Family law in Canada is a very complex issue. Even the words which we thoroughly use in English get differed here in Canada in legal parlance. कहने का मतलब कि जो हम लोग रोजमर्रा इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, फैमिली लॉ ऑफ कनाडा में वो आके हस्बैंड और वाइफ बदल जाते हैं, उनका आशय, उनका मतलब बदल जाता है। हम सब लोग अधिकांशतः भारत से ही हैं। भारत में हस्बैंड पति, पत्नी वाइफ, शादी मैरिज। यहां ऐसा नहीं है। कनाडा में मैरिज और लिविंग इन के दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। आप बगैर शादीशुदा हुए भी पति पत्नी के तरीके से रह सकते हैं। भारत में हम लोग हस्बैंड बोलते हैं पति को, पत्नी को वाइफ बोलते हैं। यहां पे नया वर्ड है स्पाउस। इन कैनेडियन लॉ देयर इज नेवर द वर्ड ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ, बट द वर्ड कम्स स्पाउस। और ये स्पाउस वर्ड जो है, ये सारा घालमेल, कहने का मतलब सब चीज टिप्सी टर्वी डाउन, सब कुछ अपसाइड डाउन, विच एवर द वे यू वांट टू मिक्स एंड विच एवर द वे यू वांट टू मिस यूटिलाइज इट। आई पर्पजली यूजिंग द वर्ड मिस यूटिलाइज इट। यहां पर भारत में 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है। 7 जन्मों के लिए पति पत्नी, 2 फैमिलियों का संगम कहा जाता है। खाली मैन और वुमेन का संगम नहीं होता, 2 परिवारों का मिलन कहा जाता है मैरिज को। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर इसको इकोनॉमिक कंसेप्ट कहा गया। हम लोग इसको धार्मिक, कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से 7 फेरे या जो भी, जिस भी प्रदेश में है या जो भी धर्म है हमारा, उसके हिसाब से मानते हैं। लेकिन इसको एक रिलीजियस और पायस संबंध मानते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है।
ये हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी फर्दर विलीफाई किया गया, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर हस्बैंड और वाइफ ना होके स्पाउस बनते हैं और स्पाउस आपस में एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब डिवोर्स की बात उठती है, तलाक की बात उठती है, संबंध विच्छेद की बात उठती है, अलग होने की बात उठती है, तो स्पाउस वर्ड और कैनेडियन फैमिली लॉ मिसयूटिलाइज किए जाते हैं। यहां पे एक नया कंसेप्ट है मैट्रिमोनियल हाउस। भारत में ये कंसेप्ट नहीं है। यहां पर शब्द है इक्वलाइजेशन, यहां पर शब्द है वैल्यूएशन डेट एट द डेट ऑफ द मैरिज, कि जब आपकी शादी हुई, या और विस्तृत में कहें कि आप लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, क्योंकि यहां लोग बगैर शादी के भी रहते हैं एंड दे आर लीगली अलाउड। वर्ड इज ओनली कोहैबिटेट। If they cohabitate with each other, that is valid. Simultaneously यहां पर हस्बैंड और वाइफ, हम लोग एक मेल और फीमेल की बात करते हैं, पति और पत्नी की बात करते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे दो पुरुष शादी कर सकते हैं, दो औरतें शादी कर सकती हैं। एंड यस आई रिपीट, दो आदमी या दो औरतें लीगली वेडेड स्पाउस बन सकते हैं। लिविंग इन तो बात की बात है, लीगली वेडेड स्पाउस बन सकते हैं दो आदमी। इट इज नॉट ए डिमांड ऑफ द बाइसेक्सुअल और समथिंग, इट इज अगेन कनाडा। ये मैंने एक थोड़ा सा यहां पर फैमिली लॉ के संदर्भ में एक इंट्रोडक्शन सा आप लोगों को दिया। कोई क्वेश्चन? आप थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहां पे फैमिली लॉ को गवर्न कैसे करते हैं, कौन से कानून हैं, क्या चीजें हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो गवर्न करते हैं। तो यहां पर कनाडा डिवोर्स एक्ट और फैमिली लॉ एक्ट, ये दो विशेषतः नियम या कानून हैं जिनसे कनाडा डिवोर्स एक्ट से जहां पर शादी होती है वो वहां पर कनाडा डिवोर्स एक्ट इस्तेमाल होता है, अदरवाइज फैमिली लॉ एक्ट इस्तेमाल होता है। आप दो लोग लिविंग इन में रिलेशन में रह रहे हैं, फैमिली लॉ एक्ट इस्तेमाल होगा। आप दो लोगों ने लीगली शादी करी है, चाहे सेम सेक्स के हों, आदमी आदमी हो, औरतें औरतें हों, कुछ भी हो, अगर शादी करी है तो कनाडा डिवोर्स एक्ट इस्तेमाल होगा। यहां पर 3 तरीके की अदालतें होती हैं मैरिज के लिए, और मैरिज से रिलेटेड, मैरिज वर्ड हटा देता हूं, फैमिली के लिए फैमिली लॉ से रिलेटेड यहां पर 3 अदालतें होती हैं। सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस फैमिली एक्ट। सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस बड़ी अदालत होती है, इसको उन्होंने फैमिली एक्ट के नाम से एक अलग ब्रांच सुपीरियर कोर्ट ऑफ एक्ट की बना दी। दूसरी सुपीरियर कोर्ट, क्योंकि सुपीरियर कोर्ट फैमिली लॉ सब शहरों में या सब रीजन्स में अवेलेबल नहीं है। सुपीरियर कोर्ट हर रीजन या हर कमिश्नर, अगर भारत के हिसाब से समझे तो कमिश्नरी, यहाँ के हिसाब से समझे रीजन, यहाँ के हिसाब से जैसे मिसिसागा ब्रैम्पटन में बैठे हैं तो यहाँ पर पील रीजन कहलाता है, जो कि ब्रैम्पटन, मिसिसागा और कैलिडोन, इन 3 को मिला के बनता है। मिसिसागा, ब्रैम्पटन और कैलिडोन। साथ ही साथ यदि शादीशुदा नहीं है तो फिर ऑन्टेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्तेमाल होता है।
अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हैं, आप लोगों ने शादी नहीं करी है, लिविंग इन पार्टनर्स रह रहे हैं, आप दोनों में बीच में कुछ भी मसले पैदा होते हैं, आप दोनों अलग होना चाहते हैं, तो उसके लिए ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आप किसी को गोद लेना चाहते हैं, आप किसी को गोद देना चाहते हैं, ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस है। लेकिन अगर उसी में आप शादीशुदा हैं तो फिर सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस या सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस फैमिली लॉ। यहां पर कनाडा में हर लॉ का उद्देश्य होता है, भारत में भी हर लॉ का उद्देश्य होता है कि लॉ क्यों बनाया गया, इस लॉ का क्या काम है, ये लॉ क्या करेगा, लाइक ऑल दैट। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर कोर्ट का ये रहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कोर्ट टू डील विद केसेस जस्टली। आप भारत में हस्बैंड ने वाइफ को धमका दिया, ससुर ने वाइफ को धमका दिया, बहू को धमका दिया, बिटिया को धमका दिया, वो यहां नहीं हो पाता है। दे बोथ आर इक्वल बिफोर लॉ, दे बोथ हैव द इक्वल राइट्स, दे बोथ हैव टू बी गेट देयर राइट्स जस्टली, और जस्टली से ही जस्टिस बना है। जस्टिस वर्ड दैट you want to be behaved in the way which you want to behave with someone else. अगर आपके प्रति कोई अन्याय या कोई अत्याचार ना हो तो आपकी भाई दायित्व है कि आप दूसरे के ऊपर कोई अत्याचार या अनाचार ना करें। अब जनरली फैमिली लॉ में जब बात करते हैं तो बात डिवोर्स से ही आके, फैमिली लॉ का मतलब एक 90% 85% डिवोर्स पे ही आके अटकता है कि भाई मियाँ बीवी में अनबन हो गई, या लिविंग इन पार्टनर्स थे तो अब उनमें संबंध विच्छेद हो गया, अभी वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, लाइक दैट। यहाँ पर एक बड़ी भ्रांति है, फैमिली लॉ के केसेस मेरे पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि मैं केस दायर करूं या हस्बैंड केस दायर करे। मैं केस दायर करूंगी तो क्या मुझे नुकसान होगा? क्या हस्बैंड केस दायर करेगा तो मुझको फायदा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हस्बैंड केस दायर करे, आपके जो राइट्स हैं वो आपके राइट्स हैं। आप केस दायर करें तो भी आपके राइट्स वही सुरक्षित रहेंगे जो आपके राइट्स हैं, चाहे आप दायर करें या आप दाखिल करें या आप फाइल करें या हस्बैंड फाइल करें। जो फाइल करता है उसको कहते हैं एप्लीकेंट। जैसे कहते हैं मैंने केस दायर कर दिया, तो यहां केस दायर नहीं होता, फैमिली लॉ में एप्लीकेशन होती है। मैंने एप्लीकेशन लगा दी है, तो मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, एप्लीकेशन दाखिल कर दी है, और जिसके प्रति ये एप्लीकेशन लगी है, अगर हस्बैंड ने लगाई तो वाइफ को कहते हैं रेस्पोंडेंट, या दूसरे पार्टी को कहते हैं रेस्पोंडेंट। वो रेस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स से बना रेस्पॉन्ड। प्रोसेस संक्षिप्त में, क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमा है। एप्लीकेशन होती है, हस्बैंड या वाइफ जो भी दाखिल करना चाहे, वो डिपेंडिंग अपॉन वो डिवोर्स मांग रहा है या डिवोर्स को अलग कर रहा है, और प्रॉपर्टी राइट्स, मैट्रिमोनियल राइट्स, इक्वलाइजेशन राइट्स जैसे भी वो मांग रहे हैं, उसको एप्लीकेशन के फॉर्म्स होते हैं और वो सारे फिल करके भरे जाते हैं। जैसे ही ये एप्लीकेशन फाइल होती है, इस पे 20 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करने वाले को रिस्पॉन्ड करना होता है। तो आम बार 20 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। कोर्ट से टाइम मिल जाता है, अदर लॉयर से टाइम मिल जाता है, तो ये बंदिश नहीं है, लेकिन ही और शी इज सपोज टू रिस्पॉन्ड विद इन 20 days, whether seeking the time to file the application, file the response, or seeking a time to get the papers prepared and all that thing, and then to file it. जैसे ही अगला अपना आंसर फाइल करता है, उसके 10 दिन के अंदर में रिप्लाई करनी होती। मान लीजिए हस्बैंड ने या जिसने भी एप्लीकेशन लगाई, उसने एप्लीकेशन लगाई, आपने रिप्लाई में कुछ ऐसी चीजें बता दी
जिसको कि उल्लेख करना उसके एप्लीकेशन में नहीं था, और आपके रिस्पांस में, आपके उत्तर में वो चीज़ें हैं, तो उस पर अपना नज़रिया रखने के लिए उसको रिप्लाई का मौका होता है। साथ ही साथ आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई, आप कुछ भूल गए, या आपको कुछ याद आया, या आपके पास तैयार नहीं था। बुजुर्ग लोग होते हैं, तांबा चीजें भूल जाते हैं। अगर अगले ने आंसर नहीं लगाया है तब तक आप अपनी प्लीडिंग्स को, प्लीडिंग कहते हैं कोर्ट में जो मसले फाइल किए गए, जो कागजात फाइल किए गए, आप उनको अमेंड कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अगर अदर पार्टी ने रिप्लाई अपना रिस्पांस अपना लगा दिया है तो फिर आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है या फिर अदर पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए अदर पार्टी डैमेजेस या जो भी शर्तें रखना चाहे वो रख सकती है, लेकिन परमिशन मिल जाती है। फैमिली लॉ में खासतौर से कनाडा में, चूंकि ये अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये पायस रिलीजियस संबंध नहीं है। यहां पे डॉलर इज मोर थिकर देन योर और माइन ब्लड। लाइक कंप्यूटर को आपने शट ऑफ कर दिया तो कंप्यूटर नहीं पहचानता, क्योंकि उसका कोई विवेक नहीं होता। आपने जो कुछ कंप्यूटर में भरा वही वो बताता है। आपने शट ऑफ कर दिया, कंप्यूटर आपको नहीं पहचानता। आपने लॉग ऑन किया तो कंप्यूटर आप जो भी आप चाहते हो बताने लगता है। यहां पर आपकी जिम्मेदारी है, पायस जिम्मेदारी है, नैतिक और लीगल जिम्मेदारी है कि आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सही और अप टू डेट रखें और दूसरी पार्टी को बताएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, एक जानकारी के लिए। भगवान न करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको डिस्क्लोजर कहते हैं, वो बहुत जरूरी है और वो 30 दिन के अंदर तक अप टू डेट होने चाहिए। एप्लीकेशन फाइल हो गई, अगले ने रिस्पांस फाइल कर दिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दिए। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले यहां पर केस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है कि मियाँ बीवी दोनों एक जज के सामने जाते हैं। जज को अपने अपने पक्ष रखते हैं, जज के पास सारी कॉपियां पहले से होती हैं, फिर भी वो जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। और जज एक डिसीजन देता है जो कि बाइंडिंग नहीं होता। जज अपनी राय देता है, जज जजमेंट नहीं देता। जज ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई आपकी तरफ से ये कमजोरी है या अगला ये सही कह रहा है, आप लोग आपस में समझौता कर लो। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल पे अगर मसला जाता है तो बहुत महंगा होता है, 30,000, 35,000, 40,000 डॉलर तक की कॉस्ट लग जाती है और ज़्यादा भी लगती है। तो ट्रायल को बचाने के लिए केस कॉन्फ्रेंस होती है। केस कॉन्फ्रेंस में जो जज होता है वो आगे नहीं आता, वो आपके ट्रायल को नहीं प्रिसाइड करेगा। केस कॉन्फ्रेंस के बाद सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि केस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं तय हो पाती हैं, या वो इस मनोदशा साइकोलॉजिकली इस स्टेज में नहीं होते हैं कि वो मसले को सुलझा सकें। तो सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस होती है। सेटलमेंट मीन्स सेटलमेंट, कि आप अगर सेटल करना चाहते हैं तो जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप जज के सामने फिर कहें। वो जज फिर दूसरा जज होता है, पहला वाला जज नहीं होगा। वो फिर अपनी रिकमेंडेशन देगा, उसकी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होती। आप माने तो माने, ना माने तो ना माने। इसके बाद ट्रायल कॉन्फ्रेंस होती है कि अब आप दोनों लोग नहीं मान रहे हैं और ट्रायल कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रायल के लिए क्या क्या तैयारियां होनी है और क्या डेट होनी है और कितने गवाह आने हैं, कितने एविडेंस आने हैं। सबने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, सबके एफिडेविट्स आ चुके हैं, लाइक ऑल दैट। तो उसको ट्रायल कॉन्फ्रेंस की ट्रायल के लिए तैयारी। देन द ट्रायल कॉन्फ्रेंस, उसमें आपके एफिडेविट, दूसरे पार्टी के एफिडेविट, आपके गवाह, दूसरे पार्टी के गवाह, आपकी किसी वैल्यूएशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सवाल जवाब, उनको एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, खत्म कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है, वो सब कुछ होता है। साथ ही साथ ट्रायल के जजमेंट के तुरंत बाद उसी समय यहाँ पर एक अलग चीज है जो कि भारत में है तो लेकिन मानी नहीं जाती, अदालतें में नहीं मानती, जिसको कहते हैं कॉस्ट। यहां पर जो हारता है
वो 65% से लेके 85% तक की सारी कीमत मुकदमे की जीतने वाले को देता है। और अगर मुकदमा जबरदस्ती किया गया कि भारत में जैसे कहते थे, अरे यहां से देख लेंगे, हाई कोर्ट में देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे, नहीं तो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल देंगे, नहीं, सारे आपको फोर्थविथ 15 दिन के अंदर में कॉस्ट को जमा करना पड़ेगा। और अगर आपका आचरण गलत या उस तरीके का था तो आपको 100% कॉस्ट भी दी जाती है, जिसे कहते हैं सब्सटेंशियल कॉस्ट। आपने कॉस्ट दे दी या आपने स्टे ले लिया, अपील पे चले गए, तो अगर आप जजमेंट से अगर राजी नहीं है तो आपके पास अपील का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी होती है। ये एक मोटा मोटा समय की सीमा को देखते हुए मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन थोड़ा सा किया। यदि कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, एक बहुत ही कंसाइज वे में, जितना शॉर्ट कर सकते थे बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने फैमिली लॉ बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हमारा इंडियन लॉ है, क्या हमारा कैनेडियन लॉ है, दोनों में क्या फर्क है? किसी दिन डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके ऊपर। मैं अजय जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आए और डिटेल में, क्योंकि ये घर घर की समस्या है। जो इन्होंने बताया ना कि जैसे फाइल किया विद इन 20 डेज आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, फिर 10 डेज के अंदर, अरे इतनी जल्दी केस हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। जो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, जो प्रोसीडिंग्स में फंसे हुए हैं, उनसे पूछिए कि कितनी डिले होती है इन सब चीजों में। हालांकि एडवोकेट्स जो डिले करते हैं उनके ऊपर कॉस्ट भी लगती है, पार्टी के ऊपर कॉस्ट भी लगती है, लेकिन वो सब बर्दाश्त करते हुए काफी समय निकल जाता है। तो आज बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें एनलाइटन किया फैमिली लॉ के बारे में। और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आइएगा। और अजय जी ने एक चीज का जो बताया, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं और इनके हर लेक्चर में होता है, कि मैं यहाँ गेस्ट नहीं हूं, मैं यहाँ का मेंबर हूं। ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है वो रेगुलर आती है।